स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका शर्मा, आपकी इंग्लिश टीचर। आज मैं आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सिंपल सेंटेंस में जब अगर हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर दें तो वही सेंटेंस कितना ज्यादा दमदार, इफेक्टिव और ब्यूटीफुल बन जाता है, ये हम देखेंगे। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सेंटेंस में, एक एक्सप्रेशन में एक जान डाल देते हैं और उनमें एक बहुत ही ज्यादा जो बहुत ग्रेट इम्पैक्ट पैदा कर देते हैं, इफेक्ट पैदा कर देते हैं। ठीक है ना। तो फिगरेटिव लैंग्वेज में हम जो भी बात बोलते हैं तो उससे रीडर का जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो ऑटोमेटिकली उस एक्सप्रेशन की तरफ चला जाता है और वो फिर उसका मीनिंग समझने के लिए, जानने के लिए वो अपने आप ही बहुत ही ज्यादा ईगर हो जाता है। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस, ये जो भी फिगरेटिव लैंग्वेज हम यूज करते हैं, ये किसी भी एक्सप्रेशन को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम सिमिलैरिटी के बेस पे उनको रखते हैं। दूसरा होता है उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कॉन्ट्रास्ट के बेस पे होता है। तीसरा एप्रिसिएशन के बेस पे और चौथा फॉर्म के बेस पे होता है। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी में हम फिगर ऑफ स्पीच को बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आज हम लोग सिमिलैरिटी के बेस पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो जानेंगे। तो इनमें मैंने लिए हैं आज 3 फिगर ऑफ स्पीच जो कि सिमिलैरिटी के बेस पे जो आते हैं, जो भी फिगर ऑफ स्पीच आते हैं वो ये 3 हैं। तो ये इनमें सबसे फर्स्ट मैंने लिया है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। यहाँ पे देखिए, नाम से क्लियर इसमें पर्सन वर्ड छुपा हुआ है, यानी कि किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, वो पर्सोनिफिकेशन का काम होता है। मतलब किसी भी निर्जीव चीज को सजीव चीज बना करके उसमें पर्सन की क्वालिटी डाल देना, पर्सन की तरह उसके अंदर ह्यूमन बीइंग की तरह फीलिंग्स डाल देना, ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का रोल होता है। तो पर्सोनिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है। इन पर्सोनिफिकेशन, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and personality। यानी पर्सोनिफिकेशन में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, निर्जीव चीजों को और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को, जो भी भाववाचक चीजें हैं, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है मानो उनमें लाइफ हो और उनका भी व्यक्तित्व हो, उनमें भी पर्सनैलिटी हो, मतलब पर्सन की क्वालिटी हो, पर्सन उन्हें ह्यूमन बीइंग की तरह ही उनके अंदर फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस उनके बताए जाते हैं। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये तो हो गई पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे और अच्छे से समझेंगे। आप लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जैसे आप देखिए, पहले तो हम एग्जांपल लेते हैं द फ्यूरियस ओशन। ठीक है। फ्यूरियस यानी होता है गुस्से वाला। ठीक है ना। द फ्यूरियस ओशन, ओशन का मतलब होता है महासागर। टॉस्ड द बोट, टॉस करना यानी किसी चीज को उछाल देना। टॉस्ड द बोट, बोट यानी नाव। टॉस्ड द बोट वॉयलेंटली। ठीक है। वॉयलेंटली यानी तेजी से, बल के द्वारा, वॉयलेंटली। तो फ्यूरियस ओशन ने, गुस्से वाले ओशन ने बोट को, नाव को तेजी से उछाल दिया, टॉस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि ओशन को इनने क्या बता दिया, फ्यूरियस ओशन। ठीक है। अब गुस्सा किसको आता है, ह्यूमन बीइंग को आता है, ये मानवीय क्वालिटी है, मानव की विशेषता है। लेकिन यहाँ पे ओशन को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को क्या बता दिया, फ्यूरियस बता दिया, मतलब गुस्से वाला महासागर बना दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है फिगर ऑफ स्पीच का, क्योंकि यहाँ पर हमने ओशन के अंदर ह्यूमन क्वालिटी डाल करके उसको फ्यूरियस ओशन बता दिया और उसने उछाल दिया बोट को वॉयलेंटली, तेज गति से। तो इस तरीके से इसमें, इस एक्सप्रेशन में हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया और ये काफी ब्यूटीफुल सेंटेंस इस तरीके से ये बन गया। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द किंग ऑफ डे यानी दिन का राजा, द किंग ऑफ डे अपीयर्ड इन द ईस्ट। ठीक है। जो किंग ऑफ डे है वो अपीयर्ड इन द ईस्ट, पूर्व दिशा से, इन द ईस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द किंग ऑफ डे,
जो ईस्ट से कौन उदय होता है, सन निकलता है, सूरज उदय होता है, यानी सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते तो हम बोलते कि द सन अपीयर्ड इन द ईस्ट, या द सन रोज इन द ईस्ट, पूर्व से उदय हुआ, राइज रोज रिजन, है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट या द सन रोज इन द ईस्ट। लेकिन हमने इसको बोल दिया द किंग ऑफ डे अपीयर्ड इन द ईस्ट, यानी दिन का राजा जो है वो पूर्व से उदय हुआ। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में सन का यूज करके बोलते तो सेंटेंस में उतनी ब्यूटी नहीं आती, उतना इम्पैक्ट पैदा नहीं होता, जितना कि अब हमने उसको पर्सोनिफिकेशन का यूज करके, मतलब सन को हमने क्या बना दिया, किंग ऑफ डे बना दिया, दिन का राजा बना दिया, मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी डाल दी। किंग कौन होता है, ह्यूमन होता है, लेकिन हमने सन को बोल दिया किंग ऑफ डे। तो इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन का यूज करके हम एक सिंपल सेंटेंस को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपने देखा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल भी किसका है, पर्सोनिफिकेशन का है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप लोगों को और ही ज्यादा क्लियर होगा और आपको ऑटोमेटिकली इसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानने में आपको भी क्यूरियोसिटी पैदा होगी। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द वेव्स, यानी जो लहरें हैं, ठीक है, वेव्स डांस्ड, ठीक है। अब लहरें नाची, नाचती हैं लहरें, लहरें नाचती नहीं है, लेकिन हमने उसको ऐसा कर दिया कि वो जॉय में नाच रही हो, द वेव्स डांस्ड एज इफ इन जॉय। तो यहाँ पे भी हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया, ठीक है, द वेव्स डांस्ड एज इफ इन जॉय, खुशी में वो नाची। तो वैसे तो ह्यूमन बींग्स नाचते हैं, इंसान नाचता है, लेकिन हमने वेव्स को बोला कि वो खुशी में नाची, तो हमने इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन का यूज किया। वेव्स के अंदर हमने जो है ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी डाल दी और एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर लिविंग थिंग बना करके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया और सेंटेंस को कितना ब्यूटीफुल बना दिया। तो इस तरीके से हमने बात की पर्सोनिफिकेशन की, ठीक है। आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो लेते हैं और वो है हाइपरबोले, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम हाइपरबोले की। हाइपरबोले, हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच नाम से ही क्लियर है, इसमें देखिए हाइपर वर्ड छुपा हुआ है। हाइपर यानी किसी चीज का बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए भी बोलते हैं बहुत हाइपर है वो, तो है ना। तो मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, अतिशयोक्ति अलंकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हाइपरबोले का वही मतलब है। इसका डेफिनेशन आप देखिए, इन हाइपरबोले, हाइपरबोले में, इन हाइपरबोले, इन हाइपरबोले अ स्टेटमेंट इज मेड, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। अ स्टेटमेंट इज मेड, इज मेड emphatic, प्रभावशाली, emphatic by, a statement is made emphatic by overstatement, overstatement, उसको मतलब overstatement, overstatement and exaggeration, और exaggeration के द्वारा, अतिशयोक्ति के द्वारा, exaggeration, exaggeration यानी कि बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को पेश करना, वो हाइपरबोले का काम होता है। और इट इज ऑफन फाउंड इन पोएम्स, ये जो है जनरली पोएम्स में, पोइट्री में हाइपरबोले का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो ये तो हमारी होगी डेफिनेशन, ठीक है। हाइपरबोले में हमें चीजों को एग्जैजरेट करके हम बताते हैं, ठीक है। पहले तो हम सिंपल सेंटेंसेस लेंगे और फिर उसमें हाइपरबोले का यूज करके हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस कैसे आता है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि शी इज वेरी स्विफ्ट, वो बहुत तेज है, मैंने किसी लेडी के लिए बोला कि वो बहुत स्विफ्ट है, बहुत तेज है, ठीक है। ये तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम इसमें हाइपरबोले का यूज करके इसको फिगर ऑफ स्पीच डालकर इसे बनाए तो कैसे बनेगा ये, शी इज स्विफ्टर देन, वो स्विफ्टर है, बहुत ज्यादा चपल है, स्विफ्टर देन एन ईगल, एक ईगल से भी ज्यादा तेज है। शी इज स्विफ्टर देन एन ईगल, वो ईगल से भी ज्यादा तेज है। तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में हमने हाइपरबोले का यूज किया, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा सिंपल ऑर्डिनरी सेंटेंस था, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है इसमें बढ़ा चढ़ाकर हमने बोल दिया कि वो तो ईगल बाज से भी ज्यादा तेज है वो,
तो वो शी इज स्विफ्टर देन एन ईगल। तो यहाँ पर जो है हाइपरबोले का यूज करने से ये सेंटेंस कितना ब्यूटीफुल और इफेक्टिव बन गया। आप खुद ही डिफरेंस देखिए। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके, जैसे कि मैं कहूं कि हर स्किन इज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है। हर स्किन इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है, उसकी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट है। ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर हम हाइपरबोलिक का इसमें यूज करें तो हम कैसे लिखेंगे? हर स्किन इज, उसकी स्किन, हर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, उसकी जो स्किन है वो सिल्क से भी ज्यादा सॉफ्ट है, रेशम से भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हमने नीचे वाले सेंटेंस में हमने हाइपरबोले का यूज किया, ठीक है ना, मतलब वो रेशम से भी ज्यादा मुलायम है। तो इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ा चढ़ा कर हमने बात पेश की, लेकिन रीडर का अटेंशन इसकी तरफ जाएगा, सेंटेंस की तरफ, कि भाई इसमें क्या बात कही गई है, और उसे इसको पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा, उसको ज्यादा मजा आएगा। तो इस तरीके से ये हाइपरबोले का यूज हुआ इसमें। और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, जैसे कि मैं कहूं देयर चीफ वॉज टॉल। अभी हमने सिंपल वे में कह दिया कि जो उनका जो चीफ है, उनका जो मुखिया है वो बहुत, देयर चीफ वॉज टॉल, देयर चीफ वॉज टॉल, ठीक है, वो बहुत ही लंबा था। लेकिन ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है हमारा, लेकिन अगर हम हाइपरबोले का यूज करके बनाए तो देखिए कितना अच्छा बन जाएगा ये। आप खुद ही देखिएगा डिफरेंस। देयर चीफ वॉज टॉल एज अ क्लिफ, चट्टान की तरह लंबा था। देयर चीफ वॉज टॉल एज अ क्लिफ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है इसमें हमने हाइपरबोले का यूज कर दिया कि वो इतना लंबा था मानो कोई चट्टान खड़ी हो। तो यहाँ पे बात हमने ओवर स्टेटमेंट कर दिया, बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दी, हाइपरबोले का यूज किया, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने में हमें ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली गया कि भाई यहाँ पे कुछ दमदार सेंटेंस, दमदार एक्सप्रेशन यूज हुआ है, ठीक है ना, यानी इस सेंटेंस में जान लग रही है। तो इस तरीके से हम फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा सेंटेंस को कितना ज्यादा ब्यूटीफुल और इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल और ले लीजिए आप हाइपरबोले के, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि he told me, उसने मुझसे कहा, he told me to clean my room, मेरे रूम को साफ करने के लिए उसने मुझसे कहा। ये सिंपल सेंटेंस है, he told me to clean my room, to clean my room, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में हाइपरबोले का यूज करके इसको बनाऊं तो देखिए सेंटेंस कितना अच्छा बन जाएगा। he told me to clean my room a million times, उसने मुझे लाखों बार कहा, मिलियन टाइम्स बार कहा, ठीक है ना, a million times। तो इसमें हमने, कोई इतनी बार तो नहीं बोलता, लेकिन हमने दूसरे के और इसने तो इतने बार मुझसे कहा कि तू अपना रूम साफ कर ले। तो यहाँ पर हमने जो है हाइपरबोले का यूज किया, और ये सेंटेंस फर्स्ट वाले सेंटेंस की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव बना, ठीक है ना। इसमें मतलब ज्यादा जो है ब्यूटी आई और ज्यादा दम आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें हाइपरबोले का यूज किया। हम लोग एक सेंटेंस शेक्सपियर के प्ले से लेते हैं जिसमें हाइपरबोले का बहुत अच्छा यूज हुआ है। आप लोगों ने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा होगा हैमलेट। हैमलेट में एक एक्सप्रेशन है जिसमें गर्ट्रूड जो है, जब उसका सामना हैमलेट से होता है, उसके बेटे हैमलेट से होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी कॉन्शियस है, उसको बहुत गिल्ट फीलिंग हो रही, गर्ट्रूड जो कि हैमलेट की मदर है, क्योंकि उसने हैमलेट के फादर के मर्डरर क्लॉडियस से मैरिज की है। तो हैमलेट उसको कर्स देता है अपनी मदर को कि तुमने ऐसा किया। तो वहां पे गर्ट्रूड जो है उसको बहुत ही ज्यादा गिल्ट फीलिंग होती है, और वो कहती है, ओ हैमलेट thou hast cleft my heart in twain, my heart in twain, यानी कि तुमने मेरे हृदय को, हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है,
ठीक है, वो पश्चाताप कर रही है और कह रही है कि तुमने मेरे हार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ये चीज एग्जैजरेट करके बोली गई है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोली है, अतिशयोक्ति अलंकार का यूज हुआ है। ठीक है ना, हार्ट 2 भागों में ऐसे टूट तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे वो कह रही है कि भाई तुमने, मतलब मुझे इतना गिल्ट फीलिंग हो रहा है कि मेरा हार्ट 2 भागों में तुमने बांट दिया और बट गया हो। तो यहाँ पे जो है हाइपरबोले का यूज हुआ है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। इसके बाद हम थर्ड अपना जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूफेमिज्म वो देखते हैं। हमारा थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म में हम कोई भी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा सुनने में, मतलब कोई भी जब हम डायरेक्टली उसको बोलते हैं तो वो इतनी प्लीजेंट नहीं होती है, लेकिन यूफेमिज्म का यूज करके हम उस अनप्लीजेंट चीज को भी प्लीजेंट तरीके से पेश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन देखिए, अ यूफेमिज्म इज डिस्क्राइबिंग अ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम। यानी कोई बात जो हमें सुनने में कड़वी लगे, अच्छी ना लगे, लेकिन हम उसको प्लीजेंट मैनर में पेश करें तो फिर वो सुनने में इतनी बुरी नहीं लगती है। तो यूफेमिज्म में हम इसी तरह की जो अनप्लीजेंट जो टॉकिंग्स होती हैं, जो बुरी बातें होती हैं, जिन्हें जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, उन्हें अच्छे ढंग से पेश करके इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो बात फिर हमें सुनने में ठीक लगे। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर होगा आपको। जैसे मैं कहूँ कि ही हैज डाइड, वो मर गया है। ठीक है, मतलब ही हैज डाइड। अब ये जो सेंटेंस है, ये डायरेक्टली अगर हम कहें तो ये बात हमें थोड़ी अनप्लीजेंट लगेगी, लेकिन अगर हम यूफेमिज्म का इसमें यूज करें तो इसे हम इस तरीके से बोलेंगे, ही हैज पास्ड अवे, कि वो गुजर गया है। ही हैज पास्ड अवे। ठीक है ना, मतलब बात वही है, लेकिन हमने इसे घुमा फिराकर प्लीजेंट मैनर में बोल दिया, तो फिर अब ये सुनने में इतनी बुरी नहीं लग रही है। ठीक है, मीनिंग दोनों के सेम है, लेकिन हमने इसमें इसे अच्छे मैनर में पेश किया है, ही हैज पास्ड अवे। तो यहाँ पे हमने यूफेमिज्म का यूज किया है। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं इसके। जैसे मैं बोलूं कि इट इज अ लाई, ये तो एक झूठ है। ठीक है, इट इज अ लाई, इट इज अ लाई, ये झूठ है। तो यहाँ पे बात जो है ऐसे बोलने से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़े ठीक ढंग से बोलें तो फिर ये इतना बुरा साउंड नहीं करेगा। जैसे मैं बोलूं इट साउंड्स अ फेरी टेल, यानी ये तो एक परी कथा है, फेरी टेल है। इट साउंड्स अ फेरी टेल। ठीक है, फेरी टेल। तो यहाँ पे हमने यूफेमिज्म का यूज कर दिया सेकंड सेंटेंस में। इट साउंड्स अ फेरी टेल, मतलब ये ऐसा लग रहा है मानो ये कोई फेरी टेल हो। बात तो वही है कि ये गपलॉजी, ये झूठ है, लेकिन हमने उसको डायरेक्टली बोलेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन हम इसको इस तरीके से बोलेंगे तो वो बात फिर उतनी बुरी नहीं लगेगी। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं यूफेमिज्म के। जैसे कि मैं कहूं कि अ मैन इज बरीड हियर, एक मैन यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे दफनाया गया है। अ मैन इज बरीड, अ मैन इज बरीड हियर। ठीक है, एक आदमी जो है यहाँ दफनाया गया है। तो ये जो है बात इतनी अच्छी नहीं लग रही सुनने में, लेकिन अगर हम यहाँ उसको ऐसे बोले, हियर लाइज अ मैन। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, हियर लाइज अ मैन। तो ये सेकंड एक्सप्रेशन जो है ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हमने यूफेमिज्म का यूज कर दिया। हियर लाइज अ मैन बोलेंगे तो वो बात जो है हमें अरुचिकर नहीं लगेगी। तो यूफेमिज्म का काम यही है कि कोई भी डिसएग्रीएबल थिंग को एग्रीएबल थिंग की तरह पेश करना, प्लीजेंट वे में उसे पेश करना। तो हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि ही इज वेरी पुअर, अगर हम किसी व्यक्ति को बोले कि वो तो बहुत गरीब है, ही इज वेरी पुअर, तो यहाँ पे ये बात जो है कड़वा सच लगेगी। लेकिन इसको अगर मैं बोलूं कि ही इज इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड, ही इज इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड,
तो यहाँ पे हमने यूफेमिज्म का यूज करके अपनी बात भी बोल दी और वो कहने में सुनने में इतनी बुरी भी नहीं लगी। मतलब वो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है, हमने उसको ये ही इज वेरी पुअर ना बोल करके, यहाँ पे क्या पुअर है, ही इज वेरी पुअर ना बोलकर हमने बोल दिया कि ही इज इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड, यानी वो थोड़ा आर्थिक रूप से अक्षम है। तो ये बात हमें इतनी बुरी नहीं लगी और हमारी बात भी हो गई। तो यहाँ पे हमने सेकंड सेंटेंस में यूफेमिज्म का यूज कर दिया। ठीक है, हम और एग्जांपल लेते हैं इसके। जैसे कि मैं बोलूं शी इज सिक, वो बीमार है। ठीक है, शी इज सिक। अभी हमने सिंपल वे में अपनी बात कही है, लेकिन अगर हम फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज करके यूफेमिज्म का यूज करके इसी बात को हम कितने अच्छे से बोल सकते हैं। ये बोलेंगे शी इज सिक, तो ये बात नेगेटिव सेंस में जाएगी, लेकिन यूफेमिज्म का यूज करके हम कैसे बोलेंगे, शी इज अंडर द वेदर, शी इज अंडर द वेदर। बात वही कह रहे हैं हम, अंडर द वेदर यानी अनवेल है, अस्वस्थ है, अंडर द वेदर है, लेकिन यहाँ पे बात अब इतनी बुरी नहीं लग रही है सुनने में। ठीक है ना, शी इज अंडर द वेदर यानी वो अनवेल है, अस्वस्थ है, अस्वस्थ बोल रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहे हैं वो बीमार है। तो दोनों पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बात जो है वो थोड़ी अनप्लीजेंट साउंड कर रही है और यहाँ पे वही बात जो है वो थोड़ी प्लीजेंट साउंड कर रही है। तो यहाँ पे हमने फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके सेंटेंस को कितना अच्छा बना दिया। और एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसके यूफेमिज्म के। जैसे कि मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए शी ब्रोक अप विद हिम, उसने जो उससे ब्रोक अप कर लिया, शी इज ब्रोक अप विद हिम। तो ये बात सुनने में थोड़ी सी कड़वी लग रही है। ठीक है, सिंपल बात कह रहे हैं हम, सिंपल वे में बोल रहे हैं ऐसे, शी ब्रोक अप विद हिम। ठीक है, उसने अपना रिलेशनशिप उसके साथ ब्रोक अप कर लिया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कहें कि शी डिड नॉट ब्रेक अप विद हिम, शी डिड नॉट break up with him, break up with him, she needed some space, उसको कुछ स्पेस की जरूरत थी, she needed some space। ठीक है, some space, तो मतलब उसने थोड़ा सा उससे स्पेस ले लिया। तो यहाँ पे जो है वही बात हमने इस बात को इसी तरीके से घुमा फिरा कर बोल दिया, लेकिन यहाँ पे बात जो है वो इतनी बुरी नहीं लगी सुनने में। तो इस तरीके से यूफेमिज्म का यही काम है। सेकंड सेंटेंस में हमने यूफेमिज्म का यूज कर दिया कि शी नीडेड सम स्पेस, उसको स्पेस की जरूरत थी। तो इस तरीके से जो है आपने फिगर ऑफ स्पीच देखे, जो कि सिमिलैरिटी के बेस पे जितने फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से मैंने आपको 3 बताए आज। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल दीपिका शर्मा लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश से संबंधित किस तरह के वीडियोस चाहिए। तो जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इससे, और आप लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।